नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने ईटीटी साइंस के अंदर जो टॉपिक वाइज बताए गए हैं, साइंस में कौन कौन से टॉपिक जो हैं ईटीटी के एग्ज़ाम्स में हमें बताए गए हैं, जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके अंदर हम आज का आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं। आपका तीसरा जो नाम है जी उसका गुरुत्वाकर्षण, या पंजाबी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटेशन। ठीक है, इसको समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। हर एक चीज़ जो है पहले मैं आपको इसकी थ्योरी करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसी के ही एमसीक्यू जो जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे आपको कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ग्रेविटेशन को समझते हैं भी ग्रेविटेशन होता क्या है। तो सिंपल, आपने देखा होना, जब भी कोई वस्तु आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है या किसी वस्तु को ऊंचाई से पृथ्वी की तरफ जब छोड़ा जाता है, दोनों चीज़ें हैं, या तो आप पृथ्वी से ऊपर फेंक रहे हो या ऊपर से नीचे पृथ्वी की तरफ छोड़ रहे हो, तो वह वस्तु क्या करती है, पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, या बोल सकते हैं पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होती है। ठीक है, या पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या अपनी ओर खींचती है। तो वस्तु जिस बल के कारण पृथ्वी की तरफ आती है, तो वस्तु जो वो छोड़ी गई है या जो ऊपर फेंकी गई है वो नीचे आएगी, और वो वस्तु जिस बल के कारण पृथ्वी की तरफ आती है, तो या पृथ्वी जिस बल से उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस बल को ही बोला जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो सिंपल इसका क्या हुआ, वस्तु को जब आप ऊपर फेंकते हो या मान के चलो आप वस्तु को ऊंचाई से छोड़ रहे हो, तो वो धरती की तरफ, नीचे की तरफ आएगी, पृथ्वी की तरफ, और जब वो पृथ्वी की तरफ आएगी तो उस पर एक बल काम करेगा, और उसी बल को, जिस बल के कारण वो वस्तु नीचे खींची जा रही है पृथ्वी के सेंटर की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, पृथ्वी के द्वारा, तो वो जो बल है, जिस बल के कारण वो वस्तु नीचे आ रही है, उसी बल को बोला जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे ये एक आदमी है, ये एक लड़का है, आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं, और आपने ऊंचाई से अपने हाथों से बॉल को नीचे छोड़ा है, गिराया नहीं है, आपने सिर्फ अपने हाथों की पकड़ है जो उसको ढीली की है, तो बॉल जो है ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह की तरफ आएगी। ठीक है, तो यही बात ऊपर बोली गई है, और ये वस्तु जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, ये जिस बल के कारण आ रही है उसी बल को बोला जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं, जब वस्तु को ऊंचाई से फेंका जाए या पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए, तो वस्तु क्या है, पृथ्वी की तरफ गति करती है, पृथ्वी की तरफ गति करती है, और ये गति, जिस गति से वो आ रही है पृथ्वी की तरफ, और ये गति धीरे धीरे क्या है जी, धीरे धीरे इस गति का क्या है, बढ़ती जाती है, धीरे धीरे ये गति जो है बढ़ती जाती है, और जिस पॉइंट पर वो वस्तु पृथ्वी से बिल्कुल पास होती है, वहाँ पर क्या है, वस्तु जो पृथ्वी से टकराएगी, वहाँ पर वस्तु की जो पृथ्वी के साथ टकराने के जस्ट पहले वाली जो गति होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है, तो बात बोली क्या गई है, जब भी आप वस्तु को ऊपर से छोड़ोगे या नीचे से ऊपर पृथ्वी की ऊपर फेंकोगे, तो क्या होगा, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो वस्तु जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल पास होती है। जब वो वस्तु पृथ्वी के बिल्कुल पास होती है, तो उस वस्तु के या पृथ्वी के साथ टकराती है, उससे टकराने से पहले जो वस्तु की जो आप बोल सकते हैं गति होती है ना, वो मैक्सिमम होती है, और जिस पॉइंट पर वस्तु छोड़ने के बाद हाइट पर पहुंचती है, तो वहां पर वस्तु की गति जो है वो मिनिमम होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इस पूरी बात को क्या बोला गया है। तो ये है हमारी पृथ्वी, ये आपके सामने जो ये एक लाइन के रूप में इसको दिखाया गया है, ये हमारी है पृथ्वी। ठीक है, और इसके ऊपर ये खड़ा है, मैं खड़ा हूँ मान के चलो, और मैंने ये बॉल को क्या है, ऊपर की तरफ फेंका है। जैसे ही मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो एक मैक्सिमम हाइट, जिस हाइट पे ये जितनी मैंने फोर्स लगाई है, उस मैक्सिमम फोर्स के साथ ये मैक्सिमम हाइट इसने अचीव कर ली है। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो गति है ना वो जीरो हो जाती है, और उसके बाद क्या है, ये नीचे की तरफ आना शुरू होती है। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आती जाएगी, तो वैसे वैसे इसकी गति जो है वो बढ़ती जाएगी, और जिस पॉइंट पे वस्तु की गति जीरो होती है, उसके बाद जब ये आप देखोगे तो मिनिमम गति जो है ना वो यहाँ जीरो, हम इसको यहाँ पर इस पॉइंट पे जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, वहाँ पर हम इसकी गति को क्या मान सकते हैं, मिनिमम होती है। वस्तु की उस एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर क्या है, वस्तु की गति जो है
है वो मिनिमम होती है। और इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु नीचे आ रही है तो इन पॉइंट्स पे गति क्या है उसकी बढ़ती जाती है। और ये पॉइंट जब एक तो ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, जब वस्तु क्या है बिल्कुल हमारी यहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल इस सतह पर आ जाएगी, तो इस सतह पर आने से पहले वाली ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर वस्तु की जो गति होती है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपसे कभी भी पूछा जाए वस्तु की गति जो मैक्सिमम होती है वो कहाँ पर होती है, तो मैक्सिमम गति जो वस्तु की होती है वो पृथ्वी के सतह से टकराने से जस्ट पहले वाले जो पॉइंट होता है वहां पर गति जो है वो मैक्सिमम होती है, टकराने से जस्ट पहले। ठीक है, तो ये बात इस भी आप समझ गए होने। और उसके बाद अगर देखें इस सारी एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं, तो इस तरह हम देखते हैं कि वस्तु की गति नीचे आते आते बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु नीचे आ रही है तो उसकी गति बढ़ रही है और पृथ्वी पर टकराने के बाद गति बिल्कुल जीरो हो जाती है, सतह पर टकराने के बाद बिल्कुल गति जीरो हो जाती है। इसी चीज़ को हम एक और भी तरीके से हम बात कर सकते हैं, जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, तो पृथ्वी वस्तु को हमेशा, जो वस्तु ऊपर गिरी गई है या वस्तु ऊपर से छोड़ी गई है, उस वस्तु को हमेशा अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, जैसे ये हमारी, अब यहाँ पर भी हमने एक एग्जाम्पल के तौर रूप में समझाया है आपको। तो यहाँ पर एक ये बॉल है, अब ये बॉल ऊपर से जब छोड़ी गई है तो नीचे आ रही है, तो ये नीचे नीचे आती आती क्या है, ये हमारी पृथ्वी गोल है और इस गोल है तो मतलब उसका कोई सेंटर है, तो पृथ्वी के सेंटर पर आएगी ये बिल्कुल। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये इसका सेंटर है। वस्तु की गति जो है, अब इसको चीज को समझना, वस्तु की गति जो होती है वो पृथ्वी के सेंटर पर बिल्कुल जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर क्या है, बिल्कुल मिनिमम होती है। और पृथ्वी की सतह से नीचे जब सेंटर की तरफ देखोगे तो सेंटर की तरफ इसकी गति जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है सेंटर पर जाने के बाद। अच्छा, वस्तु की गति जो है, वस्तु की गति का अपने आप बढ़ते जाना पृथ्वी के सेंटर की तरफ आते आते, इसी प्रोसेस को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब प्रवेग, पंजाबी में इसको प्रवेग बोल देते हैं, वैसे इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं और हिंदी में इसको त्वरण बोला जाता है। बात क्या बोली हमने, वस्तु की गति का अपने आप बढ़ते जाना पृथ्वी के सेंटर की तरफ आते आते, इसी प्रोसेस को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब देखो, वस्तु जो है, वस्तु हमेशा पृथ्वी की तरफ गुरुत्वीय त्वरण के तहत गति करते हुए पृथ्वी की तरफ क्या है, गिरती है। मतलब जब वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो वो हमेशा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से गिरती है, या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के तहत या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के रूल के तहत क्या है वो गिरती है। मतलब उसकी जो गति है वो निरंतर समय के अंतराल पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये हमने बात की थी पीछे वाले पॉइंट पे, तो अब यहाँ पे हमने वही बात बोलते हैं, यहाँ पे इसकी गति कुछ और है, इसके बाद यहाँ गति कुछ और है, ये गति जो है निरंतर इसकी चेंज हो रही है। और यही बात हमने यहाँ पर बोली है कि जो हमारी वस्तु है वो हमेशा पृथ्वी की तरफ गुरुत्वीय त्वरण के तहत गति करती है और पृथ्वी की तरफ क्या है वो गिरती जाती है। ठीक है, अब देखो, गति में समय के अनुसार चेंज ही त्वरण कहलाता है। गति में समय के अनुसार चेंज ही जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है, मतलब प्रवेग कहलाता है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन एक्सेलरेशन की होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के अंदर जो समय के अंतराल पर चेंज हो रहा है इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, प्रवेग, इसको प्रवेग बोल देंगे। ठीक है, अब देखो दो तीन बातें और भी हमारे सामने आएंगी अभी। ग्रेविटेशन फोर्स जो है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है इसकी खोज जो की है वो की गई है न्यूटन ने की है। वो आपने देखा होना, भी सेब जो था गिर रहा था तो उस न्यूटन ने सोचा भी ये नीचे क्यों गिरा, और उसके बाद उसने इन सारे जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो लॉ है इसके बारे में उन्होंने हमें बताया। ठीक है, मतलब वो प्रेरित कहाँ से हुए थे, तो एक दरख्त के ऊपर से सेब गिरते हुए देखा उन्होंने, तो उसी बात से वो प्रेरित हुए भी वो सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, न्यूटन ने ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापी नियम। मतलब सार्वभौमी जो लॉ है, जो नियम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो दिया है किसने, न्यूटन ने। अब उसी को ही एक्सप्लेन करते हैं होता क्या है। न्यूटन ने बोला है भी जो ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड में कोई भी दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं और ये बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों वस्तुओं के बीच
की जो दूरी है उसके दूरी के वर्ग के विपरीत समानुपाती होता है। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा क्या होता है। मान के चलो ये हमारे पास एक वस्तु है और ये भी एक हमारे पास वस्तु है। ब्रह्मांड में दो वस्तुएं हैं, वस्तु 1 वस्तु 2। इसका द्रव्यमान जो है वो m1 है, इसका द्रव्यमान जो है m2 है। दोनों का जो द्रव्यमान है या जो इसका वजन है वो क्या है, सेम हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, इसका कम हो सकता है, इसका ज़्यादा। तो हम इसको क्या है वैसे मान रहे हैं भी इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है और इसका m2 है। ठीक है, अब देखो न्यूटन जी क्या बोल रहे हैं भी हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वस्तुओं का आकर्षण उनके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। हमेशा याद रखना, जब भी ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं जो हैं वो एक दूसरे पर बल लगाती हैं और दोनों वस्तुओं का जो वो बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या बोल सकते हैं सीधे तौर पर निर्भर करता है। किस पर, तो वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का आकर्षण भी ज़्यादा होगा। मतलब जितनी बड़ी ज़्यादा वस्तु, जितना बड़ा उसका ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसका वजन, उतनी ज़्यादा उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ हम देखो इसमें क्या बोला गया है, अगर वस्तुओं का द्रव्यमान समान हो तो दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षण बल भी समान रहेगा। अब देखो दोनों वस्तुओं के बीच में बल समान है तो आकर्षण भी उनके बीच में समान रहेगा। ठीक है, तो यही बात इसमें बोली गई है। अच्छा, अगली बात जो इसमें बोली जाती है वो देखो, जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। देखो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो दोनों वस्तुएं न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो कर रही होती हैं। जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर समान बल लगा रही हैं लेकिन वो दोनों लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में रही होती हैं। जैसे मान के चलो, इसको मैं इसी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमारी वस्तु 1 है और ये हमारी वस्तु जो है 2 है। अब ये वाली वस्तु का कुछ वजन है वो m1 है और इसका जो वजन है वो m2 है, द्रव्यमान। ठीक है, अब ये वाली वस्तु इस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और ये वाली वस्तु इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। दोनों एक दूसरे को क्या है, ये वाली वस्तु इधर खींच रही है और ये वाली वस्तु इसको इधर खींच रही है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज है, जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो ये दो फैक्टर काम करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर दो फैक्टर काम करते हैं। कैसे, पहला फैक्टर क्या काम करेगा, दोनों वस्तुओं के केंद्र के बीच की दूरी। अब इसका देखो, ये इसका सेंटर था और ये इसका सेंटर है। दोनों सेंटरों के बीच में जो दूरी है उसको हम d बोल देते हैं। ठीक है, ये दूरी हुई। तो जब वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो दो फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर तो वो हुआ दोनों वस्तुओं के बीच, केंद्र के बीच की दूरी जो है वो, और दूसरा क्या है, दोनों वस्तुओं का जो अलग अलग द्रव्यमान है, जैसे m1 m2। ठीक है, ये वाला। अब इसी से एक एग्जांपल हम दोबारा से बोल सकते हैं छोटे से। जैसे बचपन में हमने देखा है, चुंबक लेते थे, चुंबक से हम लोहे को आकर्षित करते थे या दोनों चुंबकों को लेकर दो चुंबकों को आपस में जोड़ते थे। तो मान के चलो एक छोटी चुंबक है और एक बड़ी चुंबक है और इनके बीच में आकर्षण होता है और इनके बीच में आकर्षण हमेशा रहेगा। जो बड़ी चुंबक है वो छोटी चुंबक को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, अब देखो इसको एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे छोटी चुंबक है और ये बड़ा चुंबक है। बड़ा चुंबक हमेशा छोटी चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित जो है करेगा। जब दूरी बढ़ा दी जाए, जब ये मान के चलो दूरी बढ़ा दी जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच में आकर्षण भी कम हो जाएगा, चुंबकों के बीच में आकर्षण कम हो जाएगा। जैसे मान के चलो इनके बीच में दूरी है तो ये एक दूसरे को खींच रही है। अब इसको उठाकर मैं बहुत दूर ले जाऊं, यहाँ पे ले गया तो इसके बीच में दूरी बढ़ गई। तो अब यहाँ पे इस बड़ी चुंबक का जो आकर्षण फोर्स है वो कम हो जाएगा और वो इसको अपनी तरफ बहुत जल्दी से नहीं खींच पाएगी। हो सकता है खींच भी ना पाए और हो सकता है कम फोर्स से खींचे। ठीक है, तो ये क्या है, दूरी के ऊपर निर्भर करता है। वस्तुओं के बीच में अगर दूरी ज़्यादा है तो जो आकर्षण फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही बात इसमें बोली गई है। मतलब क्या है इस बात का, दूरी बढ़ने के साथ क्या है, आकर्षण बल भी हमारा जो है वो कम हो जाता है। दूरी बढ़ने के साथ आकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है। तो मतलब जो वस्तु एक दूसरे को बल लगाती हैं वो बल हमेशा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों वस्तुओं के वजन पर निर्भर करता है डायरेक्टली। और जो वो फोर्स होती है वो फोर्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब विपरीत अनुक्रमानुपाती वो होती है किसके, तो दोनों के बीच में जो दूरी होती है, जो रेडियस बोल दो या दूरी बोल दो। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई d स्केयर। ठीक है, तो ये हमारा दूरी के हो गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वो होता है हमारा F इज इक्वल टू g m1 m2 d स्केयर। g जो है ये हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट लिया जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो एक स्थिर होती है। और ये
हमेशा स्थिर रहती है, ठीक है, इसकी वैल्यू। और ये क्या है, धरती के ऊपर कुछ एक जगहों पे क्या है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको आगे, तो वो चेंज भी होती रहती है, लेकिन इसका एक स्थिर मान जो है वो माना जाता है, ठीक है। अब देखो चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वो क्यों लगाता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन की वजह से। अब कोई पकड़ के आदमी तो उसको घुमा नहीं रहा, अब वो फिर भी घूम रहा है। तो ये है पृथ्वी और ये है हमारा मून, ठीक है। अब इनके बीच में ना कुछ दूरी भी है, इनके बीच में कुछ दूरी भी है और कुछ इनके बीच में क्या है, आकर्षण भी होता है। तो इनके बीच में आकर्षण बल है जो दोनों के ऊपर काम करता है। अब इसके अपना वजन है, इसका अपना वजन है, इसके अपने वजन के अकॉर्डिंगली ये पृथ्वी पर अपना आकर्षण बल लगा रहा है, और पृथ्वी का अपना वजन है और ये अपने वजन के अकॉर्डिंगली मून के ऊपर अपना आकर्षण जो है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो लगा रही है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं दोबारा से। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है, दोनों का सेंटर है, दोनों गोल है, तो इनके बीच में ये दूरी है। अब दोनों के बीच में कोई ना कोई बल जो है वो काम कर रहा है और वो है ग्रेविटेशन बल। उसी के बल की वजह से क्या है, ये हमारी अर्थ हुई, तो क्या है, ये मून जो है हमारा घूमना शुरू होता है और ये हर पॉइंट पर क्या है, अपनी दिशा जो है वो चेंज करता रहता है। तो ये एक सर्कुलर पाथ में क्या है, एक ऑर्बिट में ये चक्कर इसका लगाएगा। जैसे इसको एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ, जैसे आप अपने घर में कोई पत्थर लेना, उसको धागे से बांधना और फिर उसको घुमाना, बांधकर जब घुमाओगे तो वे पत्थर क्या है, गोल गोल एक ही पथ पर घूमना शुरू कर देगा, चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ठीक ऐसे ही क्या है, चंद्रमा हमारा जो है वो चक्कर लगाता है। अब ये वाला उसका सेंटर है चंद्रमा का, और यहाँ से वो क्या है, इस गोल पथ पर वो क्या है, धरती का चक्कर जो है लगा रहा है, ठीक है। जब वस्तु गोल गोल घूमती है, देखो जब वस्तु गोल गोल घूमती है तो उसके गोल घूमने वाले पथ के हर पॉइंट पर दिशा बदलती रहती है। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझाया जाए तो ये हमारी अर्थ है और ये मून है, ये मून इसके चारों तरफ क्या है, चक्कर जो है पृथ्वी के लगा रहा है। अब मान के चलो हमेशा कोई भी वस्तु है ना, जो वो सीधा अपनी सीधी रेखा में गमन करना पसंद करती है, वो सीधा जाना चाहती है, लेकिन वो क्या है, इस धरती की ग्रेविटेशन फोर्स जो इसका आकर्षण बल है उसकी कारण क्या है, ये दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बना हुआ है और ये आपस में घूम रहे हैं। जैसे वही धागे वाली जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, आप वैसे देख सकते हो। ये अपना हाथ मान लो और ये धागा मान लो, और वो जो है उसको घुमाओगे तो आप वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और जिसकी वजह से क्या है, दोनों के बीच में ये क्या है, एक बाउंडिंग हो जाएगी, और उस बाउंडिंग के तहत क्या है, दोनों ये सर्कुलर पाथ के अंदर जो है मून इसकी जो रिवॉल्विंग करता रहता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार जो जितने भी हमारे सूर्य जो सोलर सिस्टम है, या जो यूनिवर्स के अंदर, या जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी पिंड हैं, कुछ भी प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, जो भी किसी का भी चक्कर लगाते हैं, वो एक ही फोर्स काम करती है उनके बीच में, और वो काम करती है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे का चक्कर लगाती हैं। अच्छा, वस्तु हमेशा क्या है, वो सीधी रेखा में गमन करना चाहती है, लेकिन क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल था मून और चंद्रमा के बीच, ये बल क्या करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। जब आकर्षण बल वीक हो जाए, जब आकर्षण बल वीक हो जाए तो वस्तु अपने पथ जो है वो भी बदल देगी, वस्तु भी अपना पथ बदल देगी। जब वो ग्रेविटेशन फोर्स है या जो आकर्षण बल जो उस दोनों के बीच में काम कर रहा है, जब वो वीक हो गया तो जो वस्तु है वो सीधी जो गमन कर रही है, रिवॉल्विंग कर रही है एक सर्कुलर पाथ पर, वो क्या है, उस पाथ से विचलित हो जाएगी और अपना पाथ भी जो है वो बदल देगी, ठीक है, वो कहीं भी जा सकती है। अब देखो हमने जो फॉर्मूला देखा था ग्रेविटेशन लॉ ऑफ यूनिवर्स का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो उसमें क्या था, जो फोर्स होती है दोनों के बीच में वो हमेशा जी कांस्टेंट लिया गया है, और m1 m2 बाई डी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हमने पीछे भी डिस्कशन किया था। इस जी को बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो लिया जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर का, ठीक है। तो ये इसका ऐसे फॉर्मूला लिया जाता है, और जी का आपसे कभी मान पूछा जाए तो वो कितना होता है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी 6.673 इंटू टेरेस्ट पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसका ये फॉर्मूला ये कैसे मान बना, इसका कैसे इसकी यूनिट बनी, तो देखो जी अब यहाँ पे है, ये इसको इधर निकालोगे तो एफ इधर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एफ डी हो गया, और ये m1 m2 नीचे आ गया और जी इधर रह गया, तो जी की वैल्यू
वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाएगी, मान इसका, तो जो ऐसा ही निकाली जाएगी इकाई। तो फोर्स को हम किस में मापते हैं, न्यूटन में, और डी स्क्वायर मतलब हम जो एरिया मापते हैं वो किस में हो जाएगा, तो हमारा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये किलोग्राम स्क्वायर मतलब मास जो है m1 m2 इसको हम किस में मापते हैं, दोनों के यूनिट सेम है तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया, तो इसको हम किलोग्राम स्क्वायर में लिख दिया। तो ऐसे ही इसकी जो SI यूनिट है वो ये बन गई है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो इसके अंदर, और वस्तु जो होती है, वस्तु हमेशा क्या है, पृथ्वी की तरफ ही आकर्षित होती है। वस्तु कोई भी हो वो पृथ्वी की तरफ ही आकर्षित होती है, लेकिन क्यों होती है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठा भी क्यों होती है, भी वस्तु ही धरती की तरफ क्यों आती है, धरती वस्तु की तरफ क्यों नहीं जाती। तो आपने सुना है जैसे न्यूटन ने बोला था, न्यूटन ने कहा था दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर समान बल जो है वो लगाती हैं, ठीक है, समान बल जो है वो लगाती हैं। कैसे, तो इसको समझो, पृथ्वी जो है, पृथ्वी वस्तु की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होती, ये क्वेश्चन है हमारा। भी न्यूटन ने बोला था भी दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर समान बल लगाती हैं, और वस्तु जो है वो धरती की तरफ ही आकर्षित क्यों होती है, धरती उसकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होती, इसका क्या कारण है। तो इसको समझते हैं। जैसे ये हमारी धरती है और ये हमारा मान के चलो कोई मून मान लो या कोई बॉल मान लो जो ऊंचाई से गिराई गई है या ऊंचाई से नीचे आ रही है। तो अब इस वस्तु का भी अपना वजन है और इस धरती का भी अपना वजन है। तो ये क्या है, ये वस्तु धरती को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और ये धरती जो है इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो ये दोनों किस नियम पे काम कर रही हैं, तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम कर रही हैं, जो क्या कहता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो क्या है, उलट डायरेक्शन में होती है। हर क्रिया की प्रति मतलब धरती जो है ये इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो मतलब इसकी क्रिया ये है, और मून जो है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी क्रिया जो है वो इस तरफ है। तो मतलब इसकी क्रिया इस तरफ थी और इसकी एक प्रतिक्रिया इसको इस डायरेक्शन में मिली, तो मतलब वो उसको उल्टी डायरेक्शन में मिली, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को जो है फॉलो कर रही है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ भी आपने पढ़ा है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, F = ma। ma मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान है, और a है वो है वस्तु का त्वरण, जिसको हम प्रवेग बोलते हैं। समय के अनुसार वस्तु के वेग में परिवर्तन जो होता है उसी को ही हम प्रवेग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a जो है वो क्या है, F/m हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो, इधर से मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो ये m नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार हुआ ये। अच्छा, अब a जो है वो हमारा क्या है, प्रवेग है, एक्सेलरेशन है। अब m जो m है ना, m यहाँ पे आप जितना मान बढ़ाते जाओगे उतनी वैल्यू a की क्या है, कम होती जाएगी। अब जितना वैल्यू आप इसकी बढ़ाते जाओगे उतनी वैल्यू इसकी क्या है, कम होती जाएगी। तो ये हमेशा याद रखना, जितना वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उतना ही क्या है, उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा, उतना ही उसका एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब उसके प्रवेग जो होगा वो हमेशा कम रहेगा, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी की तुलना में कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है तो उसका द्रव्यमान हमेशा नगण्य होता है, मतलब बहुत कम होता है। अब देखो, कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की तरफ जब फेंकी जाती है तो उसका जो द्रव्यमान होता है ना वो पृथ्वी से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो क्या है, पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, ना कि पृथ्वी उस वस्तु की तरफ आकर्षित होती है। तो अब इसकी बात एक और भी बन सकती है, उल्टा बात भी हम ले सकते हैं। तो क्या है, जब वस्तु का वजन थोड़ा होगा तो जिसकी वजह से क्या है, वस्तु ही पृथ्वी की तरफ आकर्षित गति करेगी, ना कि पृथ्वी वस्तु की, ये बात हमने कर ली। अब देखो, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से ज़्यादा होगा, जब किसी भी वस्तु का पृथ्वी से वजन ज़्यादा होगा तो वह वस्तु पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, जिससे क्या है, पृथ्वी अपनी कक्षा से या जिस पथ पर वो गति कर रही है उससे विचलित हो जाएगी, या तथा उससे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, हम भी नहीं रहेंगे। हमें मान के चलो, धरती जिस पथ पर घूम रही है, आज दिन रात हो रहे हैं, अगर इसके पास में से धरती के कोई एक बहुत बड़ा प्लेनेट, जैसे बृहस्पति हम बोलते हैं, जुपिटर, वो इसके बिल्कुल पास में से होकर निकले, तो वो क्या करेगा, वो पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है, वो हमारे उस प्लेनेट पे चली जाएंगी जो पृथ्वी से बड़ा है, जो इसके पास में से गुजरा है, मतलब उसकी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो गया। तो यही बात इसमें ग्रेविटेशन के अंदर जो है बोली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये ग्रेविटेशन की जो हमने एग्जांपल और बेसिक जो आइडिया था इस ग्रेविटेशन का भी होता क्या है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या होता है, ये हमने आपको समझाने की इसमें चेष्टा की, और उम्मीद भी करते हैं ये आपको समझ में भी आया होगा। और बाकी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं, जितने भी पूछे गए हैं, वो सारे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे डिस्कशन जो है करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो और आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा हो तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।
कीजिए, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कीजिए और उसमें बताइए हमें। अगर कोई हमारी तरफ से कमी है तो हम उसको कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपके सुझावों पर जो है विचार किया जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।